नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। खास इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ये स्पेशल एपिसोड में। और आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील दुबे जी हैं। लेकिन ये नई दुनिया नया जमाना कार्यक्रम नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ वीक के अंतर्गत, वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत हम विशेष अंक आपके लिए लेकर के आए हैं। और हमारे एक्सपर्ट आज डॉक्टर सुनील दुबे जी हैं। इनको आप सभी जानते हैं, जिन्होंने पीएचडी इन कंजर्वेशन बायोलॉजी में किया है। इसके साथ साथ उन्होंने 10 साल से भी ज़्यादा एनवायरमेंटल साइंस के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम्स, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर भी उनको महारत हासिल है। इसके साथ साथ वो मेंबर इन 5 वर्ल्ड कमीशंस ऑफ द IUCN इसके भी सदस्य हैं। और लगभग 14 साल से ज़्यादा समय से वो IUCN के साथ जुड़े हुए हैं और एसोसिएटेड टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान रिसोर्स पर्सन के तौर पर। और लगभग 25 साल से ज़्यादा वो राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ एज ए रिसोर्स पर्सन वो मोर देन 25 सालों से जुड़े हुए हैं। और इनके साथ आगे हम फिलहाल जानते रहेंगे, लेकिन इस वाइल्ड लाइफ वीक के अंतर्गत आज के विषय के बारे में उनसे जानेंगे विस्तार रूप से। तो आइए सर का स्वागत करते हैं इस विशेष अंक में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते सर। सर, वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से हम 8 अक्टूबर तक मना रहे हैं। लगातार हम रेडियो मधुबन पर 2 अक्टूबर से सुनते आ रहे हैं वन्यजीव सप्ताह क्यों मना रहे हैं और कौन से ऐसे प्रजातियां हैं जो इम्पोर्टेंट है और वाइल्ड लाइफ क्या है उसे गहराइयों से हम समझ रहे हैं। तो आपसे आज संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि संकटग्रस्त प्रजातियां जो है वो क्या है और ये कैसे हम निर्धारण करते हैं। हाँ, देखिए, विश्व स्तर पर जितनी भी प्रजातियां अब तक ज्ञात हुई हैं मानव समाज को, उन प्रजातियों की सभी की जनसंख्याएं, उनका वितरण, उनकी आपस में जो जनसंख्या घनत्व है वो इस हैबिटेट स्पेसिफिक है। यानी अलग अलग जो भौगोलिक प्रदेश हैं विश्व के, ठंडे, गर्म, मरुस्थली, बर्फ से ढके हुए पर्वतीय क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय हैं, विशाल समुद्र हैं, ये अलग अलग बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्र हैं पृथ्वी पर। और उनमें करोड़ों साल, अरबों साल, लगभग 2 अरब साल पहले से, जब से जीवन का प्रारंभ शुरू हुआ पृथ्वी पर, तब से फिर इन प्रजातियों का उन क्षेत्रों में जैसे जैसे उद्विकास हुआ और उनका वितरण होता गया। प्राकृतिक रूप से इन प्रजातियों की जो जनसंख्या है वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए पृथ्वी के अंदर जो प्राकृतिक बदलाव भी होते रहे, उनके अनुसार, अनुकूलन के अनुसार उनकी संख्याएं नियंत्रित, जनसंख्या नियंत्रित रहती हैं। वो नेचर का अपना कोर्स है, अपना तरीका है। तो उसमें कोई प्रजातियां पूरी तरह पहले लुप्त भी हो गई। पहले 5 पृथ्वी पर मास एक्सटिंक्शन यानी महाविनाश प्रजातियों का जो उस समय थी वो समाप्त हुई, फिर नई आई, फिर उद्विकास हुआ, ऐसे चलता रहा। ये प्राकृतिक था। लेकिन जब मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप शुरू करे तो उसके क्रियाकलापों के कारण जो अप्राकृतिक रूप से इन प्रजातियों के आवासों में व्यवधान उत्पन्न होने लगा है, मनुष्य ने अपने प्रयोजन के लिए इन प्रजातियों का उपयोग करना शुरू किया है, उपभोग करना शुरू किया है, खाने में, विशेष रूप से सजावट में, अपने मनोरंजन में, विभिन्न प्रयोजनों में। तो इससे ये ध्यान नहीं रखा गया, धीरे धीरे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वो इन अन्य प्रजाति जिसमें प्लांट्स भी हैं, छोटे छोटे शैवाल और फंगस तक हैं, जिनकी विविधता जो है वो मानवीय दबाव से कम होती जा रही है, उनकी अपनी अपनी जनसंख्याएं कम होती जा रही हैं, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील होती हैं प्रजाति। ऐसा संभव नहीं है कि यहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है तो वहां चले गए और वहां जिंदा रह जाएंगे, ऐसे स्थान परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विश्व स्तर पर अलग अलग देशों में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में हमने पॉलिटिकल बाउंड्री बना रखी है विश्व स्तर पर, लेकिन आप हमारी बनाई पॉलिटिकल बाउंड्री को छोड़ दें तो पूरी पृथ्वी को मान करके चलें
तो मानवीय व्यवधान के कारण जगह जगह पर वहां प्रजातियां जो हैं उनका अस्तित्व संकट में है। अब इनमें से बहुत बहुत सारी प्रजातियां जो मैं आगे बताऊंगा कि उनकी जनसंख्या ड्रास्टिकली बहुत बड़े पैमाने पर तेजी से कम होती जा रही है, क्योंकि शिकार हो रहा है, परिवहन हो रहा है, वो काम की हैं, औषधीय महत्व हैं, टिम्बर के तौर पर इमारती लकड़ी में उपयोग हो रहा है, दूसरी चीजों में उपयोग हो रहा है, कुछ भी शौक के तौर पर, इवन तितली तक को सजावट के तौर पर शौक के लिए इकट्ठा करना है, उनका स्मगलिंग होती है। तो इसलिए ये जो प्रजातियां संकटग्रस्त जो है अंतरराष्ट्रीय मापदंड हैं, जिनके आधार पर इनकी जनसंख्याओं का एस्टिमेशन किया जाता है, और उन जनसंख्या आकलन के हिसाब से इनकी अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या कितनी है पूरी पृथ्वी पर, उस आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इनका संकट का लेवल जो है वो निर्धारित किया जाता है। अपने अपने देशों में भी उनके अपने मापदंड हैं अपने देशों के, तो उन मापदंड के अनुसार देशों में भी इन प्रजातियों की जनसंख्याओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उस हिसाब से वहां पर भी उनके संकट का जो है वो निर्धारण किया जाता है। और संकटग्रस्त के अंदर आ जाने का मतलब यह है कि अब उन प्रजातियों को नहीं बचाया तो वो तेजी से समाप्त होती जाएंगी, उनका संकट का लेवल और भीषण होता जाता है, तो वो और ज्यादा कम होती जाती हैं और धीरे 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 जो है वो पूरी पृथ्वी से वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाएंगी। तो ऐसा जो लेवल है, ये सारी इसलिए प्रजातियों का जो हम वर्गीकरण करते हैं जिन्हें संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है, उनको हम संकटग्रस्त प्रजातियों में रखते हैं। जी 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 सर। सर, इसको निर्धारण करने वाली एजेंसी कौन से हैं और कैसे निर्धारण के मापदंड क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हर कोई व्यक्ति अपने स्तर पे किसी प्रजाति को क्या संकटग्रस्त घोषित कर ले, या मैं साइंटिस्ट हूं, मैं किसी एक जंगल में खोजबीन करता हूं, मुझे मालूम है वहां 10 साल पहले इतने ये प्रजाति थी, नेवले थे, पहला प्रजाति के काली पूंछ का नेवला इतना था और वहां उसकी संख्या इतनी कम हो गई, तो मैं कहूंगा काली पूंछ का नेवला संकटग्रस्त हो गया। लेकिन मैंने वो शोध कितने एरिया में किया, एक मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया, अभयारण्य में, लेकिन मैंने तो पूरा एक जिला भी नहीं किया, मैंने एक राज्य भी नहीं किया। तो मैं उसको अपने स्तर पर मैं लोकली मैं उसको थ्रेटन बोल सकता हूँ। मतलब देखिए, मैं जो संकटग्रस्त निर्धारण पर एजेंसीज की जो आपने बात कही है, लेकिन उससे पहले मैं इस निर्धारण पे मैं जा रहा हूँ लोकल से। तो ये निर्धारण होता है जब रिसर्चर करता है तो किसी एरिया को लेकर के, तो उसका लोकल स्टेटस बताता है, राइट। तो जैसे दक्षिणी राजस्थान में कहें, या जैसे सिरोही जिले के अंदर कहें, या जैसलमेर जिले के अंदर कहें, या जोधपुर जिले में कहें, जयपुर जिले में कहें कि फला प्रजाति की जनसंख्या कम हो गई है, तो वो उसका स्थानीय स्तर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए, क्योंकि जो स्थानीय वन विभाग के जो प्रभाव वन मंडल होते हैं, उन्हें जो मैनेजमेंट करना है, संरक्षण करना है, तो उनको तो लोकल कॉन्टेक्स्ट में ही करना है। तो ये लोकल स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लोकल स्टेटस से आप पूरी पृथ्वी पर उस प्रजाति के संकट स्तर को निर्धारित नहीं कर सकते। तो अब ऊपर चलते हैं लोकल स्टेटस के बाद में स्टेट लेवल पर। तब स्टेट के लेवल पर, क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल बाउंड्री है राज्य की, तो राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अब उसके भौगोलिक क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में कितनी प्रजातियां इस तरह से हैं जिन्हें संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर आता है राष्ट्रीय स्तर, और राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि पूरे देश के लेवल पर फरा प्रजाति का लेवल क्या है। मैं अभी आपको बहुत अच्छे उदाहरण से अभी ये चीज समझाऊंगा। तो जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत में पहला जो स्तर है इंटरनेशनल और नेशनल सिग्निफिकेंस का, वो है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो 1972 में जो है लागू हुआ। उसके बाद उसमें सब्सिक्वेंट संशोधन और अन्य चीजें होती रही। उसमें पहले 6 प्रकार की अनुसूचियां बनाई, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके अलग अलग लेवल के अनुसार रखा, इस पे मैं आगे बताऊंगा। तो भारत के संदर्भ में देखें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है, वो अपने देश में संकटग्रस्त प्रजातियां या इसके साथ अन्य प्रजातियां जिन्हें
संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उनको श्रेणीबद्ध करता है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देशों की पॉलिटिकल बाउंड्री तो हमने बनाई है। एक आपने, मैं थोड़ा श्रोताओं को मनोरंजन भी बीच में कर दूं, आपने गाना सुना होगा, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। जी। तो ये चीज बड़ी चरितार्थ होती है कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन प्रजातियों के डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें भारत में भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये प्रजातियां बहुत सारी माइग्रेटरी हैं, यानी ग्रीष्म काल में दूसरी जगह जाती हैं प्रजनन के लिए, आवास के लिए। शीतकाल में यूरोपियन उत्तरी गोलार्ध से बहुत बड़ी संख्या में पक्षी प्रजाति हमारे साउथ एशिया में आते हैं, भारत में भी आते हैं। तो वो शीतकाल, क्योंकि वहां का भीषण होता है, वो उसे सहन नहीं कर सकते, तो नेचुरली उनका एक पैटर्न है कि जब वहां भीषण सर्दी शुरू होती है तब वो यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की सर्दी उनके लिए गर्मी की तरह लगेगी। तो वो यहाँ पर रहते हैं, प्रजनन करते हैं 2-3-4 महीने शीतकाल के दौरान। लेकिन तो ग्लोबल लेवल पर इन प्रजातियों के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है, और उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आनुषंगिक इकाई है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN सर्वोच्च संस्था है वैश्विक स्तर पर, जो वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों का जो है लेखा जोखा तैयार करती है। और वो लेखा जोखा एक विशेष रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे रेड डाटा लिस्ट कहते हैं, यानी लाल सूची, लाल पुस्तिका नाम रख दिया या रेड लिस्ट नाम रख दिया। रेड इसलिए कि वो एक संकेत है, लाल रंग बहुत दूर तक से दिखता है, उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, इसलिए लाल रंग को खतरे के संकेत में भी दिखाते हैं। तो इसलिए रेड डाटा लिस्ट जो है वो IUCN जो सर्वोच्च संस्था है वो है। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर इन प्रजातियों का परिवहन होता है, स्मगलिंग होती है, वैध तरीके से व्यापार होता है, उससे कहीं कहीं ज्यादा अवैध तरीके से व्यापार होता है। तो उस पर रोकथाम लगाने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अभिसमय कहते हैं कन्वेंशन, यानी संधि बनी हुई है सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के संघटक देशों की, जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यानी जो जंगली जो जंतु और पादप प्रजातियां हैं, उनकी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर के नियम कायदे इसमें बने हुए हैं। तो साइटीज इसको कहते हैं शॉर्ट में, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, CITES, साइटीज। मैं इसको अब आगे साइटीज बोलूंगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार, लेन देन, परिवहन वैध रूप से जो होता है और अवैध रूप से जो होता है, उस पर रोकथाम लगाने के लिए यह सर्वोच्च एक बनी हुई है नियामक एजेंसी साइटीज। और इसके साथ में, क्योंकि पक्षी प्रजातियां वैश्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में माइग्रेशन करती हैं शीतकाल में, ग्रीष्म काल में, स्तनधारी सरीसृप इतना नहीं कर पाते, महाद्वीप से महाद्वीप तक नहीं जा पाते, पक्षी जाते हैं ज्यादा। तो इसलिए एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संस्था है, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी है, और जो पक्षी प्रजातियों के विशेष संदर्भ में रेड डाटा लिस्ट मेंटेन करती है। ये वही रेड डाटा लिस्ट है जो IUCN की रेड डाटा लिस्ट में जो पक्षी प्रजातियां सूचीबद्ध हैं, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए करती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर IUCN रेड डाटा लिस्ट, उसके साथ में साइटीज, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत में जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये हैं जिनके अंतर्गत हमारे जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके संकट का निर्धारण किया जाता है, और फिर संरक्षण, उनका मापदंड जो निर्धारित किए जाते हैं, किस आधार पर किस श्रेणी में रखना है, और फिर संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। जी मैम। तो अगर हम भारत की बात करें अभी, तो भारत में संकटग्रस्त प्रजातियों को किस आधार पर फिर वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, इसके लिए मैं रेडियो मधुबन के श्रोताओं को और जितने भी जो एटलीस्ट 9वीं 10वीं कक्षा से ऊपर पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनको एक निवेदन करूंगा, सलाह दूंगा
कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो मूल दस्तावेज है उसको आप पढ़ें। वो हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में उपलब्ध है। भारत सरकार की वेबसाइटों पर है, राज्य सरकार की वेबसाइटों पर है। हम जैसे लोगों के पास में उनकी प्रतिलिपियां हैं, तो वो उन्हें ऑनलाइन भी सर्च करके पढ़ें, तो उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वो समझ में आएगा कि भारत में ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम क्यों आया अस्तित्व में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है, उसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट जो है समझने का, जो आपका प्रश्न भी है, वो है इसमें पहले 6 अनुसूचियां दी गई थी, और उन 6 अनुसूचियों में अनुसूची प्रथम, अनुसूची सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसके अंदर देश में जो भी विद्यमान, जो भी हमारे यहाँ पर जंतु प्रजातियां, स्तनधारी हैं, पक्षी प्रजातियां हैं, सरीसृप हैं, उभयचर हैं, ये शंख, सीपी, मोलस्क जिनको कहते हैं, समुद्री प्रजातियां हैं, स्थलीय प्रजातियां हैं, इसके अलावा अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट प्रजातियां, अकशेरुकी जिनमें हड्डियां, कशेरुक दंड नहीं होती, उनमें कीट वर्ग हैं। कीट वर्ग में भी अलग अलग हैं, तितलियां हैं, सिकाडा हैं, बीटल हैं, मौत हैं, ग्रास हॉपर हैं, टिड्डे, बहुत ऐसी 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 प्रजातियां हैं। फिर पादप वर्ग भी है, और तो इस तरह से इन सभी को उसमें रखा गया। और इन अनुसूची में जो रखने का जो मापदंड था, अनुसूची प्रथम, उसमें जो रखे जाते थे, अभी मैं पहले ये बता दूं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का अभी संशोधन हुआ है, जो जून 2024 से अभी लागू हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का नया जो अधिनियम है, संशोधन, तो वो अप्रैल 2023 से जो नया अस्तित्व में आया है, अप्रैल 2023 से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का, उसमें अभी पहले जो 6 अनुसूचियां थी उनको अब 4 अनुसूची में तब्दील कर दिया गया है। कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं है। अनुसूची 5 और 6 में जो ज्यादातर प्रजातियां जो हैं बहुतायत में संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन उनको बचाना जरूरी है। हर कोई उनको मार काट नहीं सकता, परिवहन नहीं कर सकता, वो नहीं, तो उनको बचाने के लिए जगह दे रखा था। लेकिन जो अन्य प्रजातियां भी थी, जो जैसे अनुसूची 2 में थी, उन पर संकट का लेवल मानो कम था, तो शेड्यूल 1 में उनको नहीं रखा था। लेकिन अब जो परिवर्तन, संशोधन हुआ है, एक तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो अलग अलग उसके सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, उनमें भी आवश्यकता अनुसार जो संशोधन किए गए हैं। तो अनुसूची 4 अनुसूचियां अभी वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में अब 6 अनुसूचियां हैं, और उन 6 अनुसूची में जो पहली अनुसूची है, शेड्यूल 1, वो ये बताती है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराएं हैं, इन धाराओं में उन प्रजातियों के आवास में व्यवधान आप नहीं कर सकते, उन्हें पकड़ नहीं सकते, जिंदा नहीं पकड़ सकते, मरा हुआ परिवहन नहीं कर सकते, उनके किसी प्राणी भाग, उनकी बाल, खाल, हड्डी या उनके कोई उत्पाद बने हुए, उनका कोई आप परिवहन नहीं कर सकते, लेन देन नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, उनका औषधीय उपयोग नहीं कर सकते मनमानी से, वगैरह वगैरह। तो शेड्यूल 1 के अंदर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अधिकांश धाराएं जो हैं, धारा 9, 11, 12, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 50, 51, 57, जो अधिकांश धाराएं हैं, यानी बहुत टाइट जो कर रखा है, वो शेड्यूल 1 में प्रजातियां हैं, और उसमें स्तनधारी हैं। उसके साथ में करीबन 183, अभी मैं संख्या पर बाद में आऊंगा वैसे, तो स्तनधारी हैं, पक्षी हैं, सरीसृप हैं, एम्फीबियन हैं, उभयचर हैं, मछलियां हैं, तितलियां हैं, समुद्री जो कोरल हैं, स्पंज जो होती हैं कोरल, वो हैं, सीप जो क्लैम्स कहलाएंगे, वो भी हैं। इसके अलावा इस तरह से कुल मिला के शेड्यूल 1 में संकटग्रस्त प्रजातियां लगभग 707 से ज्यादा हैं। फिर शेड्यूल 2 में प्रजातियां हैं, वो लगभग 1500 से ऊपर हैं। शेड्यूल 3 में प्लांट स्पीशीज को जगह दी है। जो पादप कुल के जो वंश हैं, पादप जेनेरा, यानी जैसे 2 नाम में किसी वैज्ञानिक, किसी प्रजाति के नाम में 2 टुकड़े होते हैं, पहला टुकड़ा उसका वंश है और दूसरा उसकी प्रजाति है। तो यानी जैसे हम एक एग्जाम्पल कहें धौक की, काला धौक जो पेड़ है, तो एनोगैसिस पेंडुला, तो एनोगैसिस लेटिफोलिया, एनोगैसिस सीरीसिया, एनोगैसिस सीरीसिया वैरायटी न्यूमोलेरिया, एनोगैसिस वंश हो गया,
इसकी ये दूसरी प्रजातियां हो गई। तो वंश के आधार पर 19 पादप वंशों को शेड्यूल 3 में रखा है। फिर शेड्यूल 4 में कुल मिलाकर के लगभग 627 ऐसी प्रजातियों को सूचीबद्ध किया है अनुसूची 4 में, जिनके व्यापार, परिवहन, लेन देन, उनके प्राणी उत्पाद किसी भी रूप में, उनका अचार बना के, पाउडर बना के, सजावटी सामग्री बना करके, उनकी दवाई बना करके, उनके बाल, खाल, हड्डी, सूखा, जीवित, किसी भाग, किसी भी रूप में बिना इजाजत किसी भी तरह से उनको हैंडल नहीं कर सकते। तो भारत में संकटग्रस्त प्रजातियों और इनका ये अपडेट होता रहता है लेवल। जैसे बहुत सारी प्रजातियां पहले अनुसूची 2 में थी, तो उनको फिर अब अनुसूची 1 में जगह दे दी गई है, क्योंकि अब अनुसूची 1 को भी फिर से रिवाइज किया है, अनुसूची 2 को रिवाइज किया है। तो ये बदलता रहता है। जिस तरह से देश में प्रजातियों के ऊपर संकट का स्तर बदलता है, उनको किस सीरियसनेस, गंभीरता से बचाना चाहिए, उसके आधार पर, उनके वैज्ञानिक शोध मापदंड के आधार पर जो है उन प्रजातियों को रखा गया है। तो फिलहाल 4 अनुसूचियां भारत में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में रखी गई हैं और उसमें उन प्रजातियों को रखा है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, काला हिरण राजस्थान में आप जानते हैं, ताल छापर चूरू में, फिर हमारे प्रयासों से झुंझुनू बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में भी काले हिरण बचाए जा रहे हैं। तो ब्लैक बक जो है वो अनुसूची 1 में है, यानी जो हिरण है। चिंकारा, जो बिश्नोई समुदाय है तो मशहूर है, वहां चिंकारे को इवन जब बच्चे की चिंकारे की अगर माँ नहीं है तो इंसानी माता ने बच्चे को, चिंकारे बच्चों को, इनको दूध अपना पिला करके बड़ा किया है। चौसिंगा हिरण वो भी राजस्थान में भी मिलता है, वो भी भारत के संरक्षण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में है। तिब्बत का जो चिंकारा है वहां वो भी अनुसूची 1 में है। इसके अलावा चमगादड़ की जो प्रजाति है उनमें जो अंडमान निकोबार एरिया में मिलती है, अंडमान हॉर्सशू बैट, यानी चमगादड़ की प्रजातियों को उसमें जगह दी है। जो भालू की प्रजातियां हैं भारत में, उनको शेड्यूल 1 में जगह दिया है। जो कुत्ता कुल के हैं, जिसमें जंगली कुत्ता है, भेड़िया है और सियार है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, देखिए जरख को शेड्यूल 1 में नहीं रखा है, सियार को रखा है। समझ सकते हैं, जरख बड़ा है सियार से कहीं बड़ा, लेकिन सियार को शेड्यूल 1 में रखा है क्योंकि उस पर संकट का लेवल बड़ा है। अब बीच में ये श्रोताओं को और आपको भी जानना चाहिए थोड़ा सा कि जैकॉल को शेड्यूल 1 में क्यों रख दिया, क्योंकि इसकी पूंछ जो झबरीली, अच्छे बाल होते हैं, इसकी जो स्किन है, सुनहरी बाल इसके जो होते हैं, गोल्डन जैकॉल इसको कहते हैं। ये बड़ी मात्रा में इसकी खाल जो है वो फैशन मार्केट में हमारे कपड़े बनाने के लिए लोग बाग काम में लेते हैं। इसके बालों से तरह तरह के ब्रश बनाने में काम में लेते हैं। इसलिए जैकॉल हाइना से ज्यादा संकटग्रस्त है, तो उसको शेड्यूल 1 में स्थान दिया गया है। बिल्ली कुल को ज्यादातर जो बड़ी बिल्लियां हैं, बब्बर शेर है, टाइगर है, लेपर्ड है, मरु लोमड़ी है, मरु बिल्ली है, हमारी जंगली बिल्ली है, सिया घोष करेकल जिसको कहते हैं वो है, तेंदुआ बिल्ली, लेपर्ड कैट जिसको हम कहते हैं वो है। इसके अलावा रस्टी स्पॉटेड कैट जो सबसे छोटी बिल्ली होती है, जो आपकी हथेली पर आ जाए, राजस्थान में भी मिलती है रस्टी स्पॉटेड कैट। तो साउथ राजस्थान में इसकी अच्छी अभी भी है जगह जगह, उसको शेड्यूल 1 में जगह दी है। इवन जो बिज्जू हम कहते हैं, सीवेट, जो सामान्य भाषा में जिनको बिज्जू कहते हैं, आपके बाग बगीचे में भी वो फल फ्रूट्स को खाने आ जाते हैं, हिरण कुल के जानवर हैं। इवन जो हमारे चंबल तक में डॉल्फिन मिलती है, राजस्थान के भी चंबल नदियों में गैंगेटिक डॉल्फिन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाकी के हमारी नदियों में डॉल्फिन की कई प्रजातियां हैं और समुद्री क्षेत्र में भी हैं, उनको भी शेड्यूल 1 में जगह दी है। हाथी है, लोमड़ी है, राइनोसिरोस है, ऐसे ऐसे करके जो है वो इनको आगे आगे जगह दी है। फिर एक जो स्ट्रिप्ड हाइना है, जरख, जो हमारे भारत में मिलता है कुछ कुछ जगह पर, उसको भी इसमें जगह दी है। इसके अलावा फिर पक्षियों को भी जगह दी है। तो भारत में इनकी जो आगे जो विविधता है, इसमें मैं और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये मापदंड रखे जाते हैं, जिसमें शेड्यूल 1, 2, 3 और 4 में फिलहाल इन प्रजातियों को वर्गीकृत करके रखा गया है। जी मैम। जी
सर जैसे आपने भारत के लिए बताया कि वर्गीकरण क्या है, कैसे डिविजन्स हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या मापदंड है, कैसे निर्धारण किया जाता है हाँ, और कैसे डिवाइड किया जाता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, आईयूसीएन और साइटीज ये दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नियामक एजेंसी हैं जो संकटग्रस्त जी। प्रजातियों का लेखा जोखा करती हैं। एक तो उनके स्वस्थाने इन सीटू या अन्यत्र जगह पर एक्स सीटू कंजर्वेशन को लेके आईयूसीएन, और एक व्यापार परिवहन को लेके। तो आईयूसीएन ने जो अपना क्राइटेरिया जो बना रखे हैं, उन्होंने जो कैटेगरी बना रखी है, वो कैटेगरी है, सबसे जो सर्वोच्च कैटेगरी है वो तो है एक्सटिंक्ट, यानी विलुप्त हो गई। जो निकट भविष्य में जो प्रजाति लुप्त हुई उसको कहा एक्सटिंक्ट। यानी पिछले 10 साल 20 साल का रिकॉर्ड आईयूसीएन देखेगी, और पिछले 10 वर्ष में यदि कोई प्रजाति पूर्णतः समाप्त हो गई तो वो उस सूची में चली जाएगी। उसके बाद में दूसरी श्रेणी आती है एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। यानी अब वो प्रजाति कहीं बस जू में या किसी ने पाल के रखी हुई है, बस वहीं बची है, वन क्षेत्रों में उसके प्राकृतिक आवास में वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन जो तीन बड़ी प्रजातियां जिनके आधार पर जो वर्तमान में जीवित हैं प्रजातियां, उनका वितरण है लेकिन वो संकट में है, वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी अत्यधिक संकटग्रस्त जो प्रजाति। फिर इनके जो मापदंड हैं कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हम कब कहेंगे, ये मैं अभी बताऊंगा। दूसरा कैटेगरी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद में एंडेंजर्ड, यानी जो संकटग्रस्त है अत्यधिक। पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड है श्रेणी, फिर एंडेंजर्ड है, और तीसरी है वल्नरेबल। वल्नरेबल यानी कि जो विलुप्त प्राय हो जाएगी, यानी विलुप्त प्राय है, वो खत्म होने की कगार पर आ रही है धीरे धीरे, अब उसकी बची कुची जनसंख्या रह जाएगी। तो इससे पहले कि उसकी संख्या बहुत ज्यादा सीमित हो जाए, उसे बचा लेना चाहिए। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये तीन कैटेगरी हैं जो जीवित प्रजातियों के संदर्भ में मुख्य रूप से इनमें प्रजातियों को श्रेणीबद्ध किया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय आईयूसीएन की कैटेगरीज में एक है नियर थ्रेटन, यानी उनकी आज जनसंख्या है, लेकिन यदि उनकी जनसंख्याओं का ध्यान नहीं रखा गया तो निकट भविष्य में उनकी संख्या खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड या वल्नरेबल इनमें से किसी में आ जाएंगी, और या वहां पर भी नहीं बची तो अंततः एक्सटिंक्ट और उसमें चली जाएंगी। तो नियर थ्रेटन के बाद में फिर लीस्ट कंसर्न एक कैटेगरी है, यानी वो जिनकी संख्या अभी पर्याप्त है लेकिन वैश्विक स्तर पर उनकी संख्या पर निगरानी रखी जा रही है, उनको देखा जा रहा है, उनकी अभी पॉपुलेशन सही चल रही है नहीं चल रही है, तो उनका लेवल क्या चल रहा है, तो उनको लीस्ट कंसर्न में रखा कि इनको संरक्षण की यूं दरकार नहीं है लेकिन इन पर निगरानी रखी जा रही है। कुछ प्रजातियां हैं जिनके ऊपर वैज्ञानिक शोध के अभाव में उनसे संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि वो देखी कम जा रही हैं, वो कम होती जा रही हैं, लेकिन चूंकि उन पर कोई शोध, उनका दस्तावेजीकरण नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से, तो उनको रखा जाता है डाटा डेफिशिएंट में, यानी उनके संबंधित जो वैज्ञानिक आंकड़े तथ्य हैं अभी वो कम है, जिसके आधार पर उनका आगे वर्गीकरण अभी संभव नहीं है। और फिर कुछ प्रजातियां हैं जिनको रखा नॉट इवेल्युएटेड, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों की तरफ से विभिन्न प्रजातियों की सूची आईयूसीएन में दी जाती है, लेकिन आईयूसीएन ने अभी उन प्रजातियों का संकट का मापदंड निर्धारण अभी शुरू नहीं किया है, उनको नॉट इवेल्युएटेड में रखा जाता है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, ये चार कैटेगरी आईयूसीएन की हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिनके आधार पर इनको श्रेणीबद्ध किया जाता है। अब इनके कई मापदंड हैं, किसी भी प्रजाति को क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वल्नरेबल में ऐसे ही नहीं रखे जाते। उसका विश्व स्तर पर उसका भौगोलिक वितरण देखा जाता है, उसके आवासीय वितरण देखा जाता है, उसकी पिछले 10 वर्ष में उसकी जनसंख्या में कितने प्रतिशत कमी आई है उसको देखा जाता है, उसके किस प्रकार से उस पर संकट के क्या क्या कारण हैं, मानवीय व्यवधान है, व्यापार है, इलीगल शिकार है, औषधि उपयोग है, फैशन मार्केट में उपयोग है, तो इस आधार पर उसका जीवित उपयोग है, उसका मार के उपयोग है, तो ये सारा देखा जाता है। और वैश्विक स्तर पर वो कितने एरिया में वितरित है उस आधार पर, मान लीजिए जैसे एक कैटेगरी है, इसमें जो सब कैटेगरी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल बनाने में,
एक क्राइटेरिया, इनका एक फॉर्मूला जनरेट होता है किसी भी प्रजाति का, जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन हमने राजस्थान में संकटग्रस्त पादपों की, औषधि पादप थे, उनके संकट की श्रेणी निर्धारित करी थी IUCN कैटेगरीज के अकॉर्डिंग 2007 में वन विभाग के मदद से। उसमें जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि सफेद वज्रदंती बार्लेरिया एक्केंथोइडिस है, वज्रदंती जिसमें सफेद फूल आता है। अब उसकी जो वैश्विक स्तर पर उसकी संख्या है वो कम होती जा रही है। तो पहली चीज के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 10 वर्ष में उसकी 80% जनसंख्या में कमी आई, या 50% जनसंख्या में कमी आई, या 30% जनसंख्या में कमी आई। अब उसकी जनसंख्या में मान लीजिए पिछले 10 वर्षों में, यानी 7 में किया तो उससे 10 वर्ष पहले में उसकी जनसंख्या में 30% कमी का हमने वैज्ञानिक तथ्यों से अनुमान लगाया। पहली चीज तो उसका क्राइटेरिया हो गया A2, पहली चीज जनसंख्या का वाला क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद में फिर हमने ये देखा कि क्या उसके विस्तार क्षेत्र जहां जहां वो उगती है उसमें कोई दिक्कत है, नहीं। लेकिन जहां जहां वो किन्हीं वन क्षेत्रों में है वहां पर उसकी संख्या बड़ी तेजी से कम होती जा रही है। तो फिर उसका क्राइटेरिया लिया, तो हमने उसका एक फॉर्मूला बनाया A2CD, राइट। ये एक फॉर्मूला जनरेट हुआ A2CD, और इसके आधार पर हमने उसको रखा IUCN की क्राइटेरिया के अनुसार वल्नरेबल श्रेणी। जबकि जब भी हमने देखा कि जो सफेद मूसली है, औषधि पादप है, राजस्थान में भी बहुत ज्यादा है, मिलता है, जंगल में भी मिलती है। सफेद मूसली जो है वो उसकी जनसंख्या और भी कम हुई, फिर उसका व्यापार भी हो रहा है, अवैध परिवहन भी हो रहा है, जंगल से भी अवैध खोदी जा रही है। उसका फॉर्मूला बना A2CD4D। ये कुछ फॉर्मूला जनरेट होता है, मान लीजिए IUCN की जो अलग 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 वैज्ञानिक क्राइटेरिया है। अब इसका फॉर्मूला हुआ A2CD4D, यानी इसकी संख्या पर बहुत तेजी ज्यादा लेवल का संकट है, तो हमने इसको रखा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। उसी तरह से सालर का पेड़ जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ियों के टॉप पर भी मिलता है ज्यादातर, तो सालर का वृक्ष राजस्थान में अरावली में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी संख्या कम हो रही है। इसको हमने रखा है एंडेंजर्ड श्रेणी में। राजस्थान में एक झाड़ी है फोग, कैलिगोनम पॉलीगोनोइडिस, उसके फूलों का, फल का रायता भी बनता है स्वादिष्ट, लेकिन वो बहुत तेजी से कम होती जा रही है, कैलिगोनम पॉलीगोनोइडिस हो, उसको हमने रखा एंडेंजर्ड में। तो उस तरह से एक वृक्ष है क्रेटेवा नरवाला, वरना कहते हैं उसको हिंदी में, देशी भाषा में वरना, क्रेटेवा नरवाला, उसको हमने रखा नियर थ्रेटन। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो IUCN के कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया हैं, जिसके आधार पर वो अपने प्रजातियों का संकटग्रस्त, संकट का लेवल है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, इसमें श्रेणीबद्ध करती है। दूसरी तरफ जो साइटीज अपेंडिक्स है, साइटीज के जो 3 उसके अनुसूचियां हैं, जिनको अपेंडिक्स फर्स्ट, अपेंडिक्स सेकंड और अपेंडिक्स थर्ड कहते हैं। इन अपेंडिक्स में उन प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका किस प्रकार से व्यापार हो रहा है, परिवहन हो रहा है, उनको जीवित रूप से या उनके किस तरह से उनके भाग के रूप में, सजावटी पदार्थ के रूप में, किसी भी प्रोसेस्ड फॉर्म में, लाइव या उनके पार्ट के रूप में, किसी भी तरह से, तो उसके आधार पर उनका जो लेवल है, किस लेवल पर किस प्रजाति का कितना ज्यादा व्यापार हो रहा है, परिवहन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, इसके आधार पर 3 अपेंडिक्स बनाई है। तो अपेंडिक्स फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर अपेंडिक्स 2 है, फिर अपेंडिक्स 3 है। और इन सारी प्रजातियों के अंदर साइटीज में, जैसे IUCN में विश्व स्तर पर अभी तक करीबन 1,63,000 स्पीशीज का मूल्यांकन हुआ है IUCN में, और वर्तमान में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में 45,300 से ज्यादा प्रजातियां IUCN की रेड डाटा लिस्ट में हैं। अपेंडिक्स साइटीज के अपेंडिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो कुल प्रजातियां हैं वो 40,900 से ज्यादा प्रजातियां साइटीज के अपेंडिक्स में सूचीबद्ध हैं। यदि ये देखा जाए कि IUCN में यदि प्रजातियों का जो 45,300 से ज्यादा प्रजातियां हैं, इनका जो संकट का लेवल है वो कितना बढ़ रहा है, या इनका आज का लेवल क्या है वैश्विक स्तर पर, तो विश्व स्तर पर मान लीजिए
उभयचर जंतु हैं जो पानी जमीन दोनों पर रहते हैं, जिसमें मेंढक आते हैं वगैरह वगैरह। तो जी विश्व स्तर की टोटल एम्फीबियन जितने उभयचर, उसमें से 41% आज IUCN की रेड डाटा लिस्ट में आ चुके हैं। इवन आपको आश्चर्य होगा कि जो कोनिफर प्लांट होते हैं, पेड़ वृक्ष, जो ज्यादातर बर्फबारी के क्षेत्रों में मिलते हैं, कोनिफर जिन शंकुआकार का जिनका वृक्ष की मॉर्फोलॉजी होती है, उनकी 34% पॉपुलेशन विश्व स्तर पर संकटग्रस्त है। विश्व स्तर पर जो जितने स्तनधारी प्रजातियां, उनका 26% IUCN की रेड डाटा लिस्ट में आ चुके हैं। जितनी कीटों की प्रजातियां विश्व स्तर पर ज्ञात हैं, उनकी 16% वो कीट प्रजातियां वैश्विक स्तर पर जितनी प्रजातियां ज्ञात है, उनका 16% IUCN की रेड डाटा लिस्ट में आ चुका है। पक्षियों की जितनी प्रजातियां हैं, उसका 12% IUCN की रेड डाटा लिस्ट में आ चुका है। सरीसृपों की जितनी प्रजातियां ज्ञात है, उनका 21% IUCN की रेड डाटा लिस्ट में आ चुका है। तो इस तरह से समुद्री मछलियों की जितनी संख्या ज्ञात है, उनका 4% IUCN की रेड डाटा लिस्ट में आ चुका है। तो ये इस तरह के क्राइटेरिया हैं जो आपको बता सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संकट की भीषणता क्या है। और ये मापदंड जो IUCN, साइटीज, ये एक स्थिर नहीं रहते, ये लगातार रिवाइज होते रहते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक शोध इनके अंदर आता जाता है, वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध होते जाते हैं, इन प्रजातियों का जो संकट का लेवल है वो बदलता जाता है। जैसे सारस क्रेन भारत में जो मिलता है, उदाहरण के लिए, वो IUCN में आज वल्नरेबल में रखा गया है, पहले वो नियर थ्रेटन में था। जी तो यानी उसका संकट का लेवल बढ़ गया। अब भारत में, दक्षिणी एशिया में, विशेष रूप से भारत में उसकी पॉपुलेशन है जिसमें ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, उसका आवास नष्ट हो रहा है, खेती के इलाके बढ़ रहे हैं, तो सारस क्रेन की पॉपुलेशन पर प्रभाव पड़ रहा है। न तालाब, नदी, झील के किनारे में खेती के विस्तार हो रहे हैं, तो उसकी पॉपुलेशन पर असर पड़ रहा है, उसके प्रजनन पर असर पड़ रहा है। वो नियर थ्रेटन से IUCN की कैटेगरी में वल्नरेबल में आ चुका है। तो इस तरह से ये मापदंड जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनते हैं। और भारत का जो मैंने आपको पहले बताया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर उनका वर्गीकरण शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में किया जाता है, वो भी बदलता रहे। जी 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 सर। तो सर, अभी आपसे जानना चाहेंगे, वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या और स्थिति क्या है? हाँ, जैसा मैंने अभी बताया कि जो वैश्विक स्तर पर IUCN और साइटीज, ये दो नियामक एजेंसी हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियों का लेखा जोखा रखती हैं। और उसमें जो IUCN का जो लेटेस्ट अपडेट है, उसी तरह से साइटीज का ये मई 2024 का अपडेट है, और साइटीज का जून 2024 का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो IUCN का जो जून 2024 का अपडेट है, उसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 45,300 से ज्यादा प्रजातियां IUCN की रेड डाटा लिस्ट में आ चुकी है। और इनमें स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मछलियां, मोलस्क यानी जो शंख, सीपी और इत्यादि जो ऊपर कवच में रहते हैं, अकशेरुकी की प्रजातियां हैं, पादप प्रजातियां हैं, फंगस हैं, एल्गी हैं यानी शैवाल हैं, फंगस हैं, ये तक उसमें है। इवन लाइकेन, जो पारिस्थितिकीय क्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन की पहली स्टेज है, उन तक को IUCN की रेड डाटा लिस्ट में अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। कुल मिलाकर के आज की तारीख में 45,300 से ज्यादा प्रजातियां IUCN की रेड डाटा लिस्ट में आ चुकी हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल में। अब इसके बाद जब साइटीज पर जाते हैं, तो साइटीज में आज की तारीख में जो है वो 40,900 से ज्यादा प्रजातियां, क्योंकि कुछ प्रजातियों के नाम से नहीं है, उनके जेनरा के नाम से है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया, एनोगेसिस यानी धौंक का एक वंश है। अब एनोगेसिस पेंडोला, एनोगेसिस सिरीसिया, एनोगेसिस लेटिफोलिया, अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन एनोगेसिस वंश पूरा संकट में है, तो वंश को भी जगह दी है। और दूसरी तरफ प्रजाति के अंदर भी उप प्रजाति होती है। जैसे राजस्थान में जो हमारी लोमड़ी है, वुल्पस जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है, तो वुल्पस प्यूसिला, जो राजस्थान में हमारे यहाँ मिलती है, उसका सब उप प्रजाति प्यूसिला है। तो वुल्पस प्यूसिला को भी जगह दी गई, यानी वंश और उससे
आगे प्रजाति के अलावा उप प्रजाति तक को, तो साइटीज के अंदर कुल मिला के 40,900 से ज्यादा प्रजातियां, उप प्रजातियां या जनसंख्याएं जो सूचीबद्ध है। अपेंडिक्स 1 में, साइटीज के अपेंडिक्स 1 में लगभग 1082 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं वैश्विक स्तर पर। अपेंडिक्स 2 में लगभग 37,400 से ज्यादा प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। अपेंडिक्स 3 में लगभग 210 से ज्यादा प्रजातियां साइटीज में सूचीबद्ध हैं। अब यदि भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी जाए कि इनमें कितनी प्रजातियां सूचीबद्ध हैं, तो कुल मिलाकर के जो ज्ञात भारत की प्रजातियां हैं वो सीधे सीधे तौर पर लगभग 4% जो प्रजातियां हैं भारत की कुल मिलाकर के, भारत में लगभग 45,000 से ज्यादा पादप प्रजातियां ज्ञात हैं, 91,000 से ज्यादा जंतु प्रजातियां ज्ञात हैं। और कुल मिला के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सीधा सीधा जो प्रजातियों की लिस्ट लिखी हुई है, यानी इनके वंश और उप प्रजातियां तो छोड़ दीजिए अभी, लेकिन सीधा सीधा जो प्रजातियों की सूची है वो लगभग 3,600 से ज्यादा है। इनके अंदर जो शेड्यूल 1 में भारतीय ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, प्रथम अनुसूची में स्तनधारी हैं 183 प्रजातियां हैं, पक्षी प्रजातियां हैं 208 प्रजातियां हैं, सरीसृप प्रजातियां हैं सांप, छिपकली वगैरह 62 प्रजातियां हैं, उभयचर प्रजातियां हैं, मेढक हैं 4 प्रजातियां हैं, मछलियों की 20 प्रजातियां हैं, तितलियों की 96 प्रजातियां हैं, अकशेरुकियों में और भी अकशेरुकी हैं, मैं तितली बता रहा हूँ, 96 प्रजातियां हैं। समुद्री जो स्पंज कोरल हम जिनको कहते हैं, मूंगा चट्टानें भी होती हैं, वो 12 प्रजातियां हैं। और सीप यानी घोंगा सीप जो होते हैं, सीप क्लैम्स हम जिनको कहते हैं, उनकी 3 प्रजातियां वो शेड्यूल 1 में प्रथम अनुसूची में है, यानी सबसे ज्यादा संकट, आप उनको छू नहीं सकते बिना इजाजत, हैंडल करने तक का मतलब कानूनी प्रावधान नहीं है, ये समझ लीजिए एक तरह से देखा जाए। दूसरा जो अनुसूची 2 है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की, उसी में स्तनधारियों की 34 प्रजातियां हैं। पक्षियों की ज्यादातर प्रजातियों को शेड्यूल 2 में रखा है भारत में। प्रथम अनुसूची में 208 प्रजातियां हैं, लेकिन अनुसूची 2 सेकंड में जो है शेड्यूल 2 में सेकंड में 1134 प्रजातियां पक्षियों की सूचीबद्ध है। सरीसृपों की 22 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं, एम्फीबियंस की 32 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं, उभयचर की मछलियों की 10 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि एम्फीबियंस या रेप्टाइल जो हम देखें, सरीसृप सांप, छिपकलियां, शेड्यूल 1 में यानी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन में 62 प्रजातियां हैं और शेड्यूल 2 में मात्र 22 हैं। तो यानी सांप छिपकली तक हमारे देश में कितने संकट में हैं, उनको शेड्यूल 1 में जगह दे रखी है। तितलियों की 295 प्रजातियां शेड्यूल 2 में हैं। इसी तरह से कुल मिला के शेड्यूल 1 में 707 प्रजातियां उनको जगह दे रखी है। शेड्यूल 2 में लगभग 1553 से ज्यादा प्रजातियां हैं, उनको स्थान दिया है। शेड्यूल 3 में पादप प्रजातियों को जगह दी है, उसमें 19 वंश हैं, पादप वंश हैं अलग अलग, उनसे संबंधित जितनी भी प्रजातियां, उप प्रजातियां हैं, वो सब उस शेड्यूल 3 में मानी जाएंगी, ये आप समझ लें। और मजे की बात यह है कि कुछ प्रजातियां उनको नाम से भी जगह दे रखी है, उसमें राजस्थान में से भी प्रजातियां वो मिलती हैं। एक होता है सीरोपेजिया ओडोरेटा, खंडूला कहते हैं हम सीरोपेजिया, ये प्रजाति को शेड्यूल 3 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 3 में जगह दे रखी है। खंडूला जिसकी जो कली होती है, फूल की कली, उसकी बड़ी अच्छी हम सब्जी भी बनाते हैं, औषधि उपयोग भी है, लेकिन वो कम होता जाता है, तो उनको शेड्यूल 3 में जगह दी है। और फिर शेड्यूल 4 में वन्यजीव संरक्षण के चौथे शेड्यूल में, जिसमें किसी भी प्रकार के इन प्रजातियों के जीवित, अजीवित, उनके भाग, उनके प्रसंस्करित रूप में, सजावटी रूप में या उनके रॉ मटेरियल के रूप में किसी भी तौर से आप उनका परिवहन, लेन देन, व्यापार, वो सब कुछ नहीं कर सकते बिना इजाजत, तो उसमें 627 प्रजातियों को कुल जगह दे रखी है। ये तो ये एक अभी वर्तमान का अपडेट है कि वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या क्या है, स्थिति क्या है। सर, अंतरराष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजातियों में भारत की क्या स्थिति है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में तो विभिन्न प्रजातियों को जो जगह दे रखी है वो एक अलग चीज है,
लेकिन जी आईयूसीएन में जो भारत से जितनी प्रजातियां सूचीबद्ध हैं या साइटीज के अंदर भारत से जितनी प्रजातियां सूचीबद्ध हैं, वो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जो प्रजातियां विश्व से अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी होंगी, दक्षिण एशिया में भी वो प्रजातियों का वितरण होगा, नेपाल में, पाकिस्तान में, भूटान में, बर्मा, इंडोनेशिया, यहां तक उन प्रजातियों का होगा। केवल भारत के पॉलिटिकल बाउंड्री तो हमने बनाई है ना, तो उसके अनुसार यदि देखें तो आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में, जिसमें 45,300 से ज्यादा प्रजातियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचीबद्ध हैं, उसमें भारत से अब तक का जो एक अपडेट है, मोटा मोटा लगभग 1546 प्रजातियां आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। लगभग 1546 प्रजातियां, अभी मैं बताऊंगा संख्या। इनमें 98 मैमल हैं, स्तनधारी प्रजातियां हैं, 88 पक्षी प्रजातियां हैं, 106 सरीसृप प्रजातियां हैं, 139 उभयचर एम्फीबियन प्रजातियां हैं, 333 मछली प्रजातियां हैं, 7 मोलस्क यानी जो खोल कवच में रहते हैं जंतु, फ्रेश वाटर में या समुद्री पानी में, अकशेरुकी जंतु जिसमें तितली, बीटल, मौत, ये सब शामिल है, वगैरह वगैरह। उनमें 135 प्रजातियां हैं। और आपको बड़ा, सभी श्रोताओं को ये समझना चाहिए कि 637 पादप प्रजातियां भारत से आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में सूचीबद्ध हैं। ये वो बड़ी पादप प्रजातियां हैं जिनमें फूल आते हैं, लेकिन जिनमें नहीं आते उनमें फंगाई, कवक, फफूंद जिसको आप कह देते हैं, मशरूम भी कह देते हैं जिनको आप खाते हैं, फंगस की 3 प्रजातियां भी आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में भारत से सूचीबद्ध हैं। ये सारी 1546 प्रजातियां जो सर्वोच्च लेवल पर जो संकट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, उनमें सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा नियर थ्रेटन जो चौथी कैटेगरी है, यानी जिनकी संख्या बस अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो अब वल्नरेबल में चली जाएगी, यानी और ऊपर के संकट लेवल में, मतलब लाल लाइट शुरू हो जाएगी उसकी, है ना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड सबसे ज्यादा लाल लाइट है, एंडेंजर्ड थोड़ी कम लाल लाइट है, वल्नरेबल थोड़ी कम लाल लाइट है, लेकिन ये लाल लाइट है। नियर थ्रेटन ये है कि अभी तक येलो लाइट हो गई है, येलो लाइट से वो रेड लाइट में चली जाएगी। 464 प्रजातियां भारत से आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में नियर थ्रेटन में सूचीबद्ध है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि स्थिति हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, क्या नहीं है। ये थोड़ा सा आंकड़े हैं जो हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची भी हमें चिंतित करनी चाहिए। पूरे विश्व से हमको मतलब है, सभी प्रजातियों से हमको मतलब है, और उसके साथ साथ अपने देश से भी आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में इतनी प्रजातियां जब जा रही हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर इन प्रजातियों को संकट में डालने वाले तो हम ही जिम्मेदार हैं, है ना। अन्य देश तो नहीं होंगे ना, हमारे देश में तो हम ही जिम्मेदार हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए। और फिर जो मैंने निवेदन किया था कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और उसका जो लेटेस्ट संशोधन अधिनियम 2023 है, उसे हमारे जो श्रोता हैं, 9वीं 10वीं कक्षा से ऊपर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इनको पढ़ना चाहिए, ताकि उनको थोड़ा सा ये पढ़ के ज्ञान लेके चिंता उनके अंदर पैदा हो कि ये संकटग्रस्त प्रजातियों में संख्या बढ़ती जाएगी हमारे देश से और विश्व स्तर पर, तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। जी मैम। जी सर, बिल्कुल। तो श्रोता मित्र, आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही। आगे के एपिसोड में हम राजस्थान में कौन सी पादप और जंतु प्रजातियां संकटग्रस्त है, और जैसे सर ने कहा, अगर हमारे देश से इतने सारे प्रजातियां जो है वो जस्ट रेड लाइट के और है, यानी कि बिल्कुल ही संकटग्रस्त हैं। अगर अभी हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो आगे नहीं बचा पाएंगे। तो इन सभी के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे सर से, और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, और ये जो संकटग्रस्त हो रहे हैं प्रजातियां, इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हम आगे की कड़ी में जानेंगे। तो डॉक्टर सुनील दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। हाँ जी, रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को धन्यवाद। और दूसरी जो इसका बचा हुआ भाग है उसको भी आप ध्यान से सुने, ऐसी आशा रहेगी। सभी का बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। और 1972 में
जो वन्यजीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, तो इसे जरूर पढ़े और श्रोताओं को अनुरोध रहेगा कि इसे पढ़ करके आए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं 9414151415 पर 9414151415 पर। नमस्ते।